हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं मुकेश सहारण, जनरल साइंस, और इसी में आज एक नए टॉपिक के साथ। आज जनरल साइंस और बायोलॉजी के अंदर हम टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। जो हमारा चैप्टर रहेगा वो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कि पाचन तंत्र क्या होता है, कैसे भोजन जो ग्रहण करते हैं उसका पाचन होगा, उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होती है, कैसे एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी पे चर्चा करें। तो स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, पाचन तंत्र शुरू करने से पहले एक बार आप जल्दी से अपने सभी साथी संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, पाचन तंत्र, उसी पे चर्चा करनी है। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, कहने को नॉर्मल पाचन तंत्र नाम, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बातें आएगी। पाचन तंत्र केवल भोजन का पाचन करना पाचन तंत्र नहीं होता। सामान्य हम कह देते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र यानी जो भोजन ग्रहण किया उसका पाचन हो गया, पाचन तंत्र कहलाता है। नहीं, पाचन तंत्र के लिए क्या कहेंगे कि भोजन को अंतर ग्रहण करना, ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जिसके द्वारा भोजन को अंतर ग्रहण करना, उस अंतर्ग्रहित भोजन का पाचन करना, पचित भोजन का अवशोषण करना तथा जो शेष या अपशिष्ट पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ रह जाते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का जो पूरा तंत्र होता है, पाचन तंत्र कहलाएगा। पाचन तंत्र में केवल भोजन का पाचन नहीं आएगा, पहले भोजन को अंतर ग्रहण करेंगे यानी इनवेजन, उसको ग्रहण करेंगे हम। भोजन को अंतर ग्रहण करना, उस अंतर्ग्रहित भोजन का पाचन करना यानी उसको तोड़ना, पचन करके ग्लूकोज में बदलना, फिर पचित भोजन का अवशोषण करके ब्लड में डालना यानी रक्त के अंदर, पचित भोजन का अवशोषण, और जो अपचित या अपशिष्ट पदार्थ जो रह गए उन्हें शरीर से बाहर निकालने वाला, ये पूरा का पूरा फंक्शन जो किया जाता है, जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है, वो क्या कहलाएगा, पाचन तंत्र कहलाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें ध्यान देना है, पाचन तंत्र केवल भोजन का पाचन नहीं होता, पहले भोजन को अंतर ग्रहण करेंगे, फिर भोजन का पाचन करेंगे, पचित भोजन का अवशोषण करेंगे तथा जो शेष या अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उन्हें शरीर से बाहर त्याग कर देंगे, वो क्या कहलाएगा, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी पाचन तंत्र में हमें अध्ययन करना पड़ता है आहार नाल का, इंटेस्टाइनल कैनाल। कौन सी? आहार नाल, इंटेस्टाइनल कैनाल का अध्ययन करना पड़ता है। स्टडी ऑफ इंटेस्टाइनल कैनाल यानी आहार नाल का अध्ययन करना पड़ेगा हमें पूरा का पूरा इस पे कि आहार नाल क्या होती है, इंटेस्टाइनल कैनाल क्या होती है। बेसिक सा क्वेश्चन, आहार नाल की अगर हमसे लंबाई पूछी जाए कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई होती है जी लगभग 10 मीटर। आहार नाल की लंबाई कितनी? 10 मीटर के लगभग लंबी होती है हमारी आहार नाल, इंटेस्टाइनल कैनाल। अगर इसी वैल्यू को चेंज कर दे वो थोड़ा सा, तो फीट या फुट के अंदर कहा जाए तो लगभग 32 फुट या फीट के लगभग होती है। 10 मीटर या 32 फुट या फीट के लगभग आहार नाल की लंबाई होती है। इंटेस्टाइनल कैनाल आहार नाल की लंबाई कितनी? 10 मीटर, 32 फुट या फीट। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ कन्फ्यूजन हमें हो कि हमारी बॉडी की हाइट तो 1.5 मीटर के लगभग है। हमारी पूरी जो बॉडी है, शरीर है, इसकी हाइट, इसकी लंबाई 1.5 मीटर के लगभग, और इंटेस्टाइनल कैनाल की लेंथ जो है, हाइट, वो कितनी होती है? 10 मीटर। कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है? सोचने में थोड़ा अजीब लगेगा भी। उस इंसान की लंबाई जो है वो 1.5 मीटर और उसके अंदर पाए जाने वाली आहार नाल की लंबाई 10 मीटर, यानी लगभग 4 गुना, 4-5 गुना लगभग। कैसे संभव है?
तो आहार नाल जो होती है वो सीधी नहीं होती, ये नहीं होती कि भी ऐसे सीधी होगी 10 मीटर। आहार नाल के अंदर फोल्डिंग्स पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं। आहार नाल के अंदर कुछ इस तरीके के क्या होंगे, फोल्डिंग्स, यानी जो 10 मीटर है वो इस फोल्डिंग के रूप में टोटल है, इस रूप में है फोल्ड। जैसे हमारे घर पे पानी वाली जो पाइप है, हमने पानी वाली पाइप का इस टोंटी से इस्तेमाल किया, यहाँ से पानी आ रहा है, हमने इसको पाइप को लगाया और यहाँ तक लेके गए। इस पाइप की लंबाई कितनी थी, 10 मीटर माना इस पाइप की। यहाँ वो जो भी हमारा टारगेट है वहाँ तक पानी पहुँचाना है। हमने पानी टारगेट कंप्लीट हुआ, हम इस 10 मीटर की जो पाइप है उसको इकट्ठा करेंगे और इसी टोंटी के पास हम इसको ऐसे रख देते हैं, ऐसे करके। सिर्फ इतने से एरिया में है वही 10 मीटर लंबाई, लेकिन एरिया कितना सा कर दिया हमने, बहुत कम एरिया के अंदर, छोटे से एरिया में हमने इसको कर। तो ये कौन सी होती है, आहार नाल, इंटेस्टाइनल कैनाल। लंबाई 10 मीटर 32 फुट या फिट के लगभग होती है। अब इस आहार नाल के अंदर ही भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, इसी के अंदर भोजन का पाचन होगा, पचित भोजन का अवशोषण होगा तथा जो शेष पदार्थ या अपशिष्ट भोज्य पदार्थ होंगे उन्हें शरीर से बाहर निकाला जाएगा। आहार नाल का अगर हमसे क्रम पूछा जाए कि आहार नाल का क्रम क्या होता है, ऑर्डर आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि एक एक क्रम जो पढ़ेंगे उसी एक एक पे हमने पूरी बातें। कहने को पाचन तंत्र है, लेकिन पाचन तंत्र की बजाय आहार नाल की स्टडी करनी पड़ेगी। यानी पाचन तंत्र जिस तंत्र के द्वारा कंप्लीट होता है वो क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। तो आहार नाल के क्रम में सबसे पहले आता है मुख, माउथ। सबसे पहले क्या आता है, मुख आता है, माउथ। आहार नाल का प्रारंभ कहाँ से होता है, मुख, माउथ से स्टार्ट होता है। बात पूरी करेंगे इन पे कि मुख क्या होता है। मुख के बाद का जो भाग होगा वो कहलाएगा मुख गुहा, मुख गुहा। माउथ कैविटी बक्कल कैविटी कहलाती है। सबसे पहले मुख, मुख के बाद का भाग मुख गुहा, माउथ कैविटी बक्कल के। मुख गुहा का बाद का जो भाग होगा वो कहलाएगा ग्रसनी। हमने श्वसन तंत्र में भी पढ़ा था कि मुख गुहा और नासा गुहाओं का बाद का जो कॉमन पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, ग्रसनी यानी फेरिंग्स। ग्रसनी के फेरिंग्स के बाद में आता है ग्रास नाल। कौन सी आएगी, ग्रास नाल। फूड पाइप, कौन सी, ग्रास नाल, जिसमें भोजन जाता है। ग्रास यानी भोजन, तो फूड पाइप कहते हैं जिसके अंदर फूड जाएगा, फूड पाइप कहलाएगी ग्रास नाल। ग्रास नाल के बाद के भाग जो फूला हुआ, सबसे आहार नाल का सबसे अधिक फूला हुआ भाग, और वही क्या कहलाता है, आमाशय, स्टोमक, एब्डोमेन, पेट, उदर, टमी। तो ग्रास नाल के बाद का भाग क्या कहलाएगा, आमाशय। आमाशय कहो, स्टोमक कहो, एब्डोमेन कहो, पेट कहो, उदर कहो। तो सबसे पहले कौन सा, मुख। मुख के बाद में मुख गुहा, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी। फिर ग्रसनी, ग्रसनी के बाद का भाग कौन सा कहलाता है, एक लंबी पाइप होगी ग्रास नाल। ग्रास नाल के बाद का भाग क्या कहलाता है, आमाशय, स्टोमक, एब्डोमेन, पेट। आमाशय के बाद में स्टार्ट होती है छोटी आंत। आमाशय के बाद में क्या स्टार्ट होगी, छोटी आंत। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत के कितने भाग, 3 भाग। पहले 3 भाग ध्यान देने। आमाशय के बाद में छोटी आंत का जो पहला भाग होता है वो कहलाता है ग्रहणी। क्या कहलाएगा, ग्रहणी, ड्यूडिनम। आमाशय के बाद में छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाएगा, ग्रहणी। छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडिनम। ग्रहणी के बाद का जो मिडिल का भाग होगा वो कहलाएगा मध्यांतर, जूजिनम। कौन सा कहलाएगा, मध्यांतर, जूजिनम। थर्ड जो पार्ट होगा, शेष जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, शेषांतर, इलियम, या इसे शुद्रांतर भी कहते हैं। शेषांतर या शुद्रांतर। ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम, तीनों के तीनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, छोटी आंत का निर्माण करते हैं। किसका,
छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत के अंदर 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के अंदर कितने भाग? 3। कौन कौन से? ग्रहणी, मध्यांतर, शेषांतर, ड्यूोडेनम, ज्यूजिनम, इलियम। छोटी आंत के बाद में स्टार्ट होता है बड़ी आंत। कौन सी? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत के बाद में ध्यान देना बड़ी आंत, और बड़ी आंत के अंदर भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के भी कितने भाग? 3। एक पार्ट होगा सीकम, सीकम के बाद का भाग होगा कोलन, कोलन के बाद का भाग होगा रेक्टम यानी मलाशय। सीकम, कोलन, रेक्टम यानी मलाशय, तीनों के तीनों भाग मिलके क्या बनाते हैं? बड़ी आंत। छोटी आंत के 3 भाग, तो बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग ग्रहणी, मध्यांतर, शेषांतर। बड़ी आंत के 3 भाग सीकम, कोलन, मलाशय या रेक्टम। इसके बाद में लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है गुदा या एनस, गुदा या एनस। तो ये पूरा का पूरा एक आहार नाल का क्रम है, ऑर्डर है। ये ऑर्डर बहुत ध्यान से हमने पढ़ना है इसको, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आहार नाल के लिए कौन सा क्रम सही है और कौन सा क्रम गलत है। वो कोई सा भी हमें ऑर्डर दे दे और उसके अंदर एक हमें आगे पीछे करके दे देगा, तो उससे हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा ऑर्डर सही है कौन सा गलत है। फिर सुनिए, आहार नाल का क्रम, इसी क्रम को हमने पूरा पढ़ना है। आहार नाल का सबसे जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो कौन सा होता है? मुख, माउथ। माउथ, मुख के बाद में आती है मुख गुहा, माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी। मुख गुहा के बाद का कॉमन भाग होता है हमारे नासा गुहा और मुख गुहा का कॉमन पार्ट जो पीछे खुलता है वो कौन सा कहलाएगा? ग्रसनी होगा। कौन सा? ग्रसनी। मुख गुहा, उसके बाद में ग्रसनी। ग्रसनी के आगे का जो एक लंबी पाइप होगी वो क्या कहलाएगी? ग्रास नाल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ग्रास नाल, फूड पाइप। ग्रास नाल के बाद ग्रास नाल जिससे एक बड़ी फूली हुई स्ट्रक्चर में बदलती है, खुलती है, वो क्या कहलाता है? आमाशय। आहार नाल का सबसे अधिक फूला हुआ भाग कौन सा होता है? आमाशय होता है, स्टोमक होता है, एब्डोमेन होता है, पेट होता है। ये आमाशय सबसे अधिक फूली हुई संरचना होती है। आमाशय के बाद में भाग आता है ग्रहणी भाग। कौन सा? ग्रहणी यानी ड्यूोडेनम, जो कि छोटी आंत का पार्ट होता है। छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी यानी ड्यूोडेनम, मध्यांतर यानी ज्यूजिनम और शेषांतर या शुद्रांतर यानी इलियम। तीनों के तीनों पार्ट मिलके किसका निर्माण करेंगे? छोटी आंत का। पहले कौन सी? छोटी आंत, उसके बाद में कौन सी? बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी 3 भाग, सीकम, कोलन, मलाशय, तीनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ी आंत। और लास्ट में कौन सा होता है? गुदा या एनस, जहाँ से एक टाइम के बाद में हम अपशिष्ट पदार्थों को मल के रूप में बाहर उत्सर्जित कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्रम, आहार नाल का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। आहार नाल का अंतिम भाग कौन सा होता है? तो गुदा या एनस होगा। तो ये आहार नाल का क्रम ध्यान देना है। इसी क्रम पे हमने एक एक, अब चलते हैं एक एक पार्ट को उठा के कि मुख क्या होता है, मुख गुहा क्या होती है, और उसी सभी पर। पाचन तंत्र खुद को इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आहार नाल के ये पार्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी आहार नाल के अंदर पूरा का पूरा हम इन्हें भोजन का पाचन, अंतर्ग्रहण भी कराएंगे, उसका पाचन भी कराएंगे, और पचित भोजन का अवशोषण तथा शेष या जो अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें शरीर से बाहर उत्सर्जित करेंगे। तो देखते हैं आहार नाल का प्रारंभिक मुख से। मुख यानी माउथ। मनुष्य के अंदर एक मुख होता है। मुख की संख्या कितनी? केवल 1। सभी को पता है कि मुख कितना होता है हमारे अंदर? 1 ही। ध्यान देना, जो नासा छिद्र की थी उनकी संख्या 1 पेयर थी, लेकिन मुख की संख्या कितनी होती है? सिंगल होती है। तो ध्यान देना, मुख होठों से घिरी हुई संरचना होती है। कवर द लिप्स, होठों से घिरी हुई संरचना। घिरी संरचना क्या कहलाती है? मुख कहलाती है, माउथ कहलाती है।
होठों से घिरी हुई संरचना क्या कहलाती है? मुख कहलाती है, माउथ कहलाएगी। ये होठ, लिप्स, इन्हीं से घिरी हुई संरचना क्या कहलाती है? मुख कहलाती है। हमसे पूछा जाए कि माउथ, मुख किससे मिलकर बनी होती है, तो किससे? होठों से मिलकर बनी होती है। किससे घिरी रहती है? होठों से घिरी रहती है। यही जो होठ होते हैं ना, होठों पे पाई जाती है। होठों पर सीबेशियस ग्लैंड होती है। कौन सी होती है? सीबेशियस ग्लैंड्स यानी ग्रंथि पाई जाती है। होठों पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? सीबेशियस ग्लैंड से सीबेशियस ग्रंथि पाई जाती है। हमसे पूछा जाए कि होठों पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो सीबेशियस ग्लैंड होती है। कौन सी? इस सीबेशियस ग्रंथि से सीबेशियस का सीक्रेशन होता है। किसका? सीबेशियस। सीबेशियस का क्या होता है? स्त्रावण सीक्रेशन, यानी सीबेशियस का निर्माण होकर बाहर निकाला जाता है। अब ये सीबेशियस क्या होता है? ये मोम जैसा चिकना पद है। हमसे पूछा जाए कि सीबेशियस क्या होता है, तो मोम जैसा चिकना पदार्थ। कैसा होता है? जो मोम होता है, मोम जैसा चिकना पदार्थ, मोम जैसा चिकना पदार्थ क्या कहलाएगा? सीबेशियस। सीबेशियस मोम लाइक ही चिकना पदार्थ, जैसे मोम चिकना होता है वैसे चिकना होता है। बहुत ज़्यादा चिकना नहीं होता, लेकिन हल्का सा चिकना होता है। तो मोम जैसा चिकना पदार्थ जो कहाँ से निकलेगा? इन्हीं होठों पे पाई जाने वाली सीबेशियस ग्लैंड, और उनमें किसका निर्माण होगा? सीबेशियस का। सीबेशियस यहाँ से सीक्रेट होगा होठों के ऊपर। इसी सीबेशियस से देखना, इसी सीबेशियस से होठ चिकने बने रहते हैं। होठ क्या होते हैं? चिकने बने रहते हैं। चिकने बने रहते हैं। अगर हमसे पूछा जाए, क्वेश्चन में मिल जाए कि मनुष्य के होठ चिकने होते हैं किस कारण से? सीबेशियस के कारण। किस ग्रंथि के कारण से? सीबेशियस ग्रंथि के कारण से। सीबेशियस है क्या? मोम जैसा चिकना पदार्थ ही है, जिसके कारण से होठ कैसे हैं? चिकने बने हुए हैं। ध्यान देना, यही सीबेशियस ग्रंथि जो होती है अत्यधिक सर्दी या गर्मी में, अत्यधिक सर्दी व गर्मी में, सर्दी व गर्मी में क्या करती है? कम कार्य करती है, कम कार्य स्त्रावण करती है, जिसके कारण से होठ क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। अत्यधिक सर्दी के अंदर या अत्यधिक गर्मी के अंदर सीबेशियस का स्त्राव कम होता है, क्योंकि ये ग्लैंड्स कुछ कम कार्य करती है। हम भी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम भी वर्क कम करते हैं, भी गर्मी बहुत ज़्यादा छोड़ दो, कल देखेंगे। बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो कि कौन सा इतनी सर्दी है, कल देखेंगे इस काम को, धूप निकलेगी तो देखेंगे। तो ये ग्लैंड्स भी यही कहती हैं कि अत्यधिक सर्दी हो जाए, अत्यधिक गर्मी हो जाए, तो इस सीबेशियस का सीक्रेशन क्या होता है? कम। अब सीबेशियस कम स्त्राव होगा तो कम कार्य करेगी, जिसके कारण से होठ क्या होते हैं? फटने लग जाते हैं। होठ क्या होंगे? फटने लग जाते हैं, क्योंकि सीबेशियस मोम जैसा चिकना पदार्थ निकल नहीं रहा है या कम निकल रहा है, जिसके कारण से होठ ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और सूखने के बाद होठ क्या होते हैं? फटने लग जाते हैं। वो फिर हम इन्हीं होठों को चिकना बनाने के लिए अनेक केमिकल रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। वो जो लिप बाम, लिप गार्ड जो भी होते हैं, उनके अंदर केमिकल रसायन होते हैं जो कि चिकने पदार्थ होते हैं। होठों को कुछ समय के लिए चिकना बनाने के लिए हम उनको यूज करते हैं। तो वो तो केमिकल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, केमिकल, और केमिकल हमें नुकसान करते हैं। केमिकल होंगे जो हमारे द्वारा बनाए हुए हैं तो वो हमें बॉडी को नुकसान करते हैं। इसलिए ये तो नेचुरल थे, सीबेशियस का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो तो नेचुरल प्रोसेस था, तो ये तो हमारे लिए अच्छा है। तो सिर्फ होठों पे इतनी, मुख पे इतनी बातें ध्यान रखनी है कि मुख जो होता है होठों से घिरी हुई संरचना होती है। किससे? होठों से। होठों पे पाई जाती है सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्रंथि। सीबेशियस ग्रंथि का काम क्या होता है? सीबेशियस यानी चिकने पदार्थ का स्त्राव करना। ये सीबेशियस मोम जैसा चिकना पदार्थ होता है, इसी कारण से होठ क्या बने रहते हैं? चिकने बने रहते हैं। हालांकि सिर्फ यहाँ एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीबेशियस का सिक्रेशन किससे होता है? तो किससे? सीबेशियस ग्लैंड से। प्रेजेंट कहाँ होती है सीबेशियस ग्लैंड? तो होठों पे होती है। कहाँ? लिप्स, होठों पे ही पाई जाती है।
ये था मुख, माउथ। तो आप जल्दी से एक बार फिर वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मुख के बाद में सेकंड पार्ट आता है मुख गुहा, माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी। आहार नाल का दूसरा पार्ट कौन सा होगा? मुख गुहा, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी कहलाती है। कौन सी? मुख गुहा, माउथ कैविटी, बक्कल। इस मुख गुहा पे बहुत क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए आहार नाल की 3 पार्ट। सबसे पहला मुख गुहा, आमाशय और छोटियाँ, 3 वो पार्ट है जिनसे मेन हमारे क्वेश्चन आने हैं। इन्हीं 3 पार्ट से मेनली क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं कह सकते कि अन्य पार्ट से नहीं आएंगे, लेकिन मेनली जो चांस रहते हैं वो इन्हीं तीनों पार्ट से। कौन कौन से? मुख गुहा, आगे पढ़ेंगे आमाशय यानी स्टोमक, और उसके बाद में पढ़ेंगे छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। बात स्टार्ट करते हैं मुख गुहा पे। मुख गुहा की जो छत होती है, ध्यान देना, मुख गुहा की जो छत होती है, जो प्लेट्स होती है, मुख गुहा की छत या जो प्लेट, ये मुख गुहा की छत बनी होती है तालुओं से। मुख गुहा की छत किससे मिलकर बनी होती है? तालुओं से मिलकर बनी, तालुओं से मिलकर बनी होती है जी। मुख गुहा की छत किससे मिलकर बनी होती है? तालु। छत बोले तो ऊपर की जो रूफ होती है, छत, यानी ये जो मुख गुहा, माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी, इसी का जो ऊपरी पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? छत कहलाता है। मुख गुहा की छत जो होती है वो प्लेटों से मिलकर बनी होती है, यानी तालुओं से मिलकर बनी होती है। किससे? प्लेट यानी तालुओं से मिलकर बनी होती है। तालु जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। तालु कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक आगे की तरफ होता है कठोर तालु, यानी ये जो मुख होता है, मुख के साइड की, मुख की तरफ जो होता है, आगे की तरफ कौन सा होगा? आगे की तरफ होता है कठोर तालु। कौन सा? हार्ड प्लेट होती है, कठोर तालु होता है। और जो थोड़ा सा पीछे की तरफ मुख गुहा में पीछे की तरफ होगा वो कौन सा होगा? कोमल तालु। पीछे की तरफ कौन सा होता है? कोमल, सॉफ्ट प्लेट होती है। कौन सी? कोमल तालु, सॉफ्ट प्लेट होती है। ध्यान देना, मुख गुहा की जो रूफ यानी जो छत बनी है वो किससे? तालुओं से मिलकर बनी। तालु 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। आगे की तरफ होगा कठोर तालु कहलाता है, हार्ड प्लेट कहलाती है। पीछे की तरफ थोड़ा देखोगे, हाथ से लगाओगे तो वहाँ बिल्कुल मुलायम, सॉफ्ट होगा, कोमल तालु होता है। ऐसा क्यों हुआ? आगे ही कठोर तालु क्यों रखा, हार्ड प्लेट क्यों रखी, पीछे कोमल तालु क्यों? कोमल तालु अगर आगे होता, हार्ड प्लेट पीछे होती, तो क्या परेशानी होती या क्या समस्या हो सकती थी, या इसका क्या कारण? तो ध्यान दीजिए, आगे कठोर तालु क्यों होता है? क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो हर टाइम, हम जरूरी नहीं कि जो भी भोजन ग्रहण करें वो बिल्कुल सॉफ्ट हो, कि बिल्कुल मुलायम भोजन ही ग्रहण करें हम, ऐसा संभव नहीं है। कई बार हम कठोर, हार्ड फूड को भी इंटेक करते हैं, कठोर भोजन भी हम ग्रहण करते हैं। और कठोर भोजन जब ग्रहण करेंगे तो अगर कठोर भोजन ग्रहण करते टाइम कहीं ये हमारा आगे का तालु टूट फूट न जाए, कोमल होता तो ये टूट फूट जाता, रैप्चर हो जाता। क्या हो जाता? रैप्चर, टूट फूट जाता। लेकिन हमने आगे कौन सा दिया? कठोर। अगर आगे कोमल तालु होता तो जो कठोर भोजन ग्रहण करते तो उसके कारण से कोमल तालु टूट फूट सकता था, रैप्चर हो सकता था। लेकिन हमने दिया ही कौन से? आगे कठोर तालु। कठोर तालु को अगर कठोर भोजन होगा तो भी ये तोड़ नहीं पाएगा, इसको कोई परेशानी नहीं होगी, और फिर भोजन को यहाँ चबा के पीछे जाता है, और वहाँ कोमल तालु में इसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो तालु कितने प्रकार के? 2। आगे कौन सा? कठोर तालु, और पीछे कौन सा? कोमल। तालुएं मुख गुहा की किसका निर्माण करते हैं? छत का निर्माण करते हैं। किसका? मुख गुहा की छत का निर्माण कौन करता है? तालु। इसी मुख गुहा का अगर फर्श पूछा जाए कि कौन बनाता है, तो मुख गुहा का फर्श बनाने का काम किया जाता है हमेशा जीभ के द्वारा। मुख गुहा का जो फर्श होता है, जो नीचे का प्लेट होगी, वो कौन बनाएगा? मुख गुहा का फर्श जीभ से मिलकर बना होता है। किससे? जीभ।
मुख गुहा की छत तो कौन बनाता है? तालु। लेकिन मुख गुहा का जो फर्श है वो कौन बनाता है? जीभ बनाता है। कौन? जीभ। जीभ एक मांसपेशीय संरचना होती है। जीभ कैसी होती है? मांसपेशीय संरचना है जी, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। केवल मांसपेशियां पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है, इसके अंदर बोन्स नहीं होती, हड्डियां नहीं होती। केवल क्या होता है? मांसपेशियां यानी मसल्स होती है, लेकिन बोन्स, हड्डियां नहीं होती। तो मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, मांसपेशीय संरचना होती है। ध्यान देना, इसी मांसपेशीय संरचना के कारण से जीभ को कुछ फैलाया जा सकता है। जीभ को क्या किया जा सकता है? कुछ फैलाया जा सकता है। कुछ हद तक इसको क्या किया जा सकता है? फैलाया जा सकता है। अगर हमसे पूछा जाए जीभ का कार्य क्या होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी को हमें आता भी है कि जीभ का कार्य क्या होगा। जो टंग जीभ होती है उसका कार्य, तो कार्य होता है भोजन के स्वाद का ज्ञान कराना, यानी भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाना। भोजन के स्वाद का ज्ञान कौन करवाता है? तो कौन करवाती है हमें कि भोजन किस प्रकार का है, वो कितना टेस्टी है, कितना नहीं है। तो स्वाद का ज्ञान करवाने का काम किसका होता है? इसी जीभ का होता है। किसका? जी। जीभ हमें बताती है कि भोजन खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, कैसा। तो वो कौन बताती है? जी। जीभ पे स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो कि हमें अलग अलग स्वाद के बारे में बताती है, ज्ञान। ध्यान देना, इसी जीभ के 4 भाग होते हैं। जीभ के कितने भाग होते हैं? 4 भाग, 4 पार्ट होते हैं। चारों भागों से हमें अलग अलग भोज्य पदार्थों का स्वाद का ज्ञान पता होता है। जीभ जो कि हमें भोजन का स्वाद का ज्ञान करवाती है, इसके 4 भाग और चारों भागों से अलग अलग भोज्य पदार्थों का हमें ज्ञान होता है कि कौन सा है। ध्यान देना, ऐसी ही जीभ की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ये जीभ की कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है। सबसे जो आगे का ये पार्ट होता है जो कणिका में होता है, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स, कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे कण पाए जाएंगे छोटे। ये जो सबसे आगे का भाग होगा तो ये क्या कहलाएगा? अग्र भाग। क्या कहलाएगा? और अग्र भाग थोड़ा सा फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। इसी कारण से जीभ को हम अंदर की तरफ मोड़ सकते हैं। जीभ का जो अग्र पार्ट होता है वो क्या होता है? फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। इसी कारण से ऊपर नीचे इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन पीछे का जो पार्ट होगा, जीभ का जो पीछे का भाग होगा, वो क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। हमारे इसी गले गर्दन से क्या होता है? गले से क्या होता है? वो जुड़ा रहता है। लेकिन आगे जीभ का जो ये भाग है, ये क्या होगा? बिल्कुल मूवमेंट के लिए स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। जीभ का सबसे अग्र भाग, ये जीभ का सबसे पश्च भाग कहलाएगा। कौन सा भाग कहलाएगा? पश्च। तो जीभ के टोटल 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं जी? जो हमें अलग अलग भोज्य पदार्थों का ज्ञान करवाएगी। जीभ का सबसे आगे का भाग अग्र भाग कहलाएगा, सबसे पीछे का भाग क्या कहलाएगा? पश्च भाग कहलाएगा। अग्र भाग, पश्च भाग। ध्यान देना कि इनसे किस किस भोज्य पदार्थों का हमें ज्ञान पता चलता है कि कौन सा भोजन कौन सा पार्ट बताएगा। तो जीभ का जो सबसे अग्र भाग, आगे का भाग होता है, इससे हमें मीठेपन का एहसास होता है। किसका एहसास होता है? मीठेपन का। अगर पूछा जाए स्वीट टेस्ट के बारे में कौन बताता है? मीठेपन का एहसास जीभ का कौन सा भाग बताता है? तो जीभ का सबसे अग्र भाग। कोई भी अगर मीठा पदार्थ हमने ग्रहण किया तो उसका जो एहसास कराएगा कि भोजन मीठा है, ये तो बड़ा मीठा है, तो वो कौन सा? अग्र भाग। अग्र भाग से किसका एहसास होता है? मीठेपन। जो पश्च भाग होता है, जो सबसे पीछे का भाग होगा, लास्ट भाग होगा, इस पश्च भाग से हमें कड़वेपन का एहसास होता है। किसका? कड़वेपन का। जो कड़वा भोजन होता है और कड़वी होती है औषधियाँ। कड़वी क्या होती है? औषधियाँ। औषधियों को हम यहाँ जीभ पे नहीं रखते, हम ऐसे रखते हैं। हम भूल जाते हैं कि वही पार्ट तो किसका एहसास कराएगा हमें? कड़वेपन का। तो जीभ का सबसे अग्र भाग, मिठाइयाँ यहाँ रखते हैं कि बड़ा आनंद आ रहा है, मीठा लग रहा है, तो मीठेपन का एहसास। जीभ का सबसे पश्च जो लास्ट भाग होता है वो कौन सा? कड़वेपन का एहसास कराता है। कड़वी औषधियाँ होती हैं। कड़वा भोजन हम जीभ पे ऐसे रख के आनंद महसूस नहीं करते, क्योंकि कड़वा पदार्थ हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका स्वाद का ज्ञान तो करवाएगी हमें। ये भी नहीं है कि जीभ के अगर हमने मिठाई को यहाँ पे रख दिया, मान लो कोई मीठा पदार्थ है उसको यहाँ रख दिया कि सर है, उसका तो हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे जीभ पे कोई भी भोज्य पदार्थ आएगा, इसी में लार स्रावित होती है
और लार इस भोज्य पदार्थ के साथ मिलकर इस भोजन को कहाँ करती है, सारी जीभ पे फैला देती है और उसी के कारण से हमें उस भोज्य पदार्थ का स्वाद का ज्ञान होता है। चाहे मीठे पदार्थ को आप इस स्पर्श भाग के अंदर पीछे वाले भाग में डाल दीजिए, फिर भी हमें उससे पता चल जाता है कि कौन सा कैसा है। तो वही है, ध्यान दीजिए, अग्र पार्श्व भाग कहलाते हैं। आगे के दो साइड के भाग होते हैं, ये क्या कहलाएंगे, अग्र पार्श्व। कौन सा, अग्र पार्श्व भाग होता है। और अग्र पार्श्व भाग से हमें नमकीन का एहसास होता है। किस पदार्थ का, नमकीन का। अग्र पार्श्व से हमें किसका एहसास होता है, नमकीन का होता है। जबकि जो मध्य पार्श्व होते हैं, ये कौन से पार्ट कहलाएंगे, मध्य पार्श्व। ये जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, मध्य पार्श्व। और मध्य पार्श्व भाग से हमें किसका एहसास होता है, खट्टेपन का। किसका एहसास होता है, खट्टापन, जो श्योर खट्टा पदार्थ होता है। तो जीभ के चार भाग, चार भोजन। अग्र भाग से मीठेपन का, मिठाइयाँ रखते ही जीभ लपलपाने लगती है, यानी अग्र भाग से मीठेपन। कड़वा सबसे पीछे। हम किसी के सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, उसके जाने के बाद उसकी कड़वी सच्चाई, यानी कड़वी कड़वी बातें करते हैं कि वो तो ये था, वो तो ये था। सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीछे से उसकी कड़वी बातें करते हैं। तो कड़वापन का एहसास कौन करवाता है, पश्वा। अगर पार्श्व भाग नमकीन का एहसास कराता है। हम जीभ को जब इधर 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 करते हैं तो कौन सा एहसास करवाता है, नमकीन का एहसास कराएगा। किसका, अग्र पार्श्व भाग किसका, नमकीन का। और जो मध्य पार्श्व भाग होगा वो किसका एहसास कराता है, खट्टेपन का। तो जीभ के चार भाग, चार भोजन के स्वाद का हमें ज्ञान कैसे कैसे होता है, सुमेलित कीजिए में बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनेगा। एक तरफ देगा जीभ के चार भाग, एक तरफ देगा स्वाद के, भोजन के स्वाद के चार प्रकार, और उनको सुमेलित करके बताना होगा। तो ये मुख गुहा पे हमने अभी सिर्फ कुछ ही बातें की हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी मुख गुहा पे बहुत सारी और बातें, उन सभी बातों को कंप्लीट करेंगे। तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को आपने सभी भाई बंधुओं मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे संभव अकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।